हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। क्लास 12th में थर्ड चैप्टर है ये और इस एनसीईआरटी की बुक में थर्ड चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं से अगर किसी सेल में या किसी अरेंजमेंट में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदल सकते हैं। दूसरी बात ये भी चर्चा करेंगे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि विद्युत ऊर्जा हमको सेल में प्रवाहित करनी पड़ती है तो उससे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं अपने आप नहीं होती, किसी किसी सेल में वो अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं होती, तो उनको जो है उन अभिक्रियाओं को कराने के लिए कभी कभी सेल में हमें वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित भी करनी पड़ती है। तो इन सब बातों की चर्चा जिस हम लेसन में करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें स्पष्ट मैंने आपको लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से उत्पन्न उत्पाद एवं विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग के अध्ययन को वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब जो अभिक्रियाएं स्वतः होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, उन अभिक्रियाओं में जो निर्गमित ऊर्जा है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, है ना। और विद्युतीय ऊर्जा का इस्तेमाल जो है वो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको कराने में किया जाता है। तो उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको कंडक्टर के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा मैटर कंडक्शन का ही है कि वैद्युत धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमें मेन चीज कंडक्टर सुचालक का इस्तेमाल ही करना है। तो जो सुचालक होते हैं या कंडक्टर होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक को हम धात्विक सुचालक या इलेक्ट्रॉनिक सुचालक कहते हैं, इंग्लिश में इसको मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा जाता है। और दूसरा वैद्युत अपघटनी सुचालक या विद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघटनी सुचालक को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट साधारण भाषा में हम इसको कह सकते हैं। दोनों में एक बहुत क्लियर अंतर है कि जो धात्विक सुचालक होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सुचालक होते हैं, इनमें जब वैद्युत धारा हमें प्रवाहित करनी होती है तो इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। और ये विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनमें विद्युत धारा का संचालन, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की वजह से होता है। भाई जैसे आप NaCl को जल में घोल दीजिए तो NaCl के आयन जो है जल में मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अब वो बंधे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड नहीं रह पाएंगे। तो जब जलीय विलयन आप इसका लेंगे तो जलीय विलयन में आयन मुक्त है और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयन ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। इससे होता क्या है कि जब धात्विक कंडक्टर यानी कि मेटालिक कंडक्टर की बात होती है तो आपको मैंने सॉलिड स्टेट में भी समझाया था कि जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो जो है वो मेटल के लैटिस के अंदर ही रहता है। और जो धनायन बनते हैं वो अपने आप को निश्चित जगह पर फिक्स कर लेते हैं, उन्हें कोर या कर्नेल कहते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कोर या कर्नेल अपनी जगह पे फिक्स है वो गति करने लगता है। और जब गति करने लगता है तो इलेक्ट्रॉन की गति को बाधित करने लगता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो घट जाती है ताप बढ़ाने पर। जबकि इसमें क्या है, विद्युत अपघटनी सुचालकों में अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो आयनन और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा आयन उत्पन्न हो जाएंगे। और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की वजह से होता है, इसलिए अगर आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ेगा। इसका मतलब कि चालकता इनकी बढ़ जाएगी। तो इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है और इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगर विद्युत अपघट्य की ही बात करें तो दो तरह के विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसके विषय में हम लोगों ने क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है।
लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जान लें कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनिक न होकर के आंशिक रूप से आयनिक होता है, जिससे कि प्रबल विद्युत अपघट्य विद्युत धारा का ज्यादा संचालन करेंगे और दुर्बल विद्युत अपघट्य विद्युत धारा का उतना तेजी से उतना ज्यादा संचालन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखें, जो हमने आपको बताया कि जो वैद्युत रसायन है वो जो स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कभी कभी जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो विद्युत धारा की बात हम कर रहे हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, तो इस कन्वर्जन के लिए यानी इस ऊर्जा के परिवर्तन के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। भाई ऐसे थोड़ी ना होगा कि रिएक्शन हो रहा है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो अपने आप तो वैद्युत ऊर्जा में बदल नहीं जाएगी, है ना। किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जब कोई रिएक्शन होता है अपने आप, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और जब वो वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए वो अपने आप नहीं बदलेगी, उसके लिए किसी हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, किसी यंत्र की जरूरत पड़ेगी, किसी युक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो उसी यंत्र को यानी उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब ये दो बातें हमने आपको बताई कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, या तो रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी और या तो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। भाई दो बातें हैं ना, विद्युत रसायन में हम दो बातों का अध्ययन करते हैं कि जो अभिक्रियाएं अपने आप हो जाती हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस हैं, स्वतः प्रवर्तित हैं, वो अभिक्रियाएं ऊर्जा जो उत्पन्न करती हैं, वो अपने आप ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसका जो है ये सेल वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और दूसरा काम ये है कि जो स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उनको कराने के लिए वैद्युत ऊर्जा हम प्रवाहित करते हैं। तो वहां पे वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये जो सेल है, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ये क्रिया करा रहे हैं, वो भी दो प्रकार के हो गए, है ना। एक तो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला और दूसरा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। तो जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो सेल बदले, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और जो सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसे वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टीयक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। हम चर्चा करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल को एक उदाहरण से मैं आपको समझा दूं। एक यहां पे देखें, एक मैंने चित्र बनाया हुआ है। इसमें दो अलग अलग, जैसे अगर हमने सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने पहले भी, तो हमने देखा है कि सेल में एक ही पात्र होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड टंगे होते हैं, बाहर किसी सोर्स से जुड़े होते हैं। जो एक कॉमन टाइप का सेल है वो हम इस तरह से होता है, जैसे एक ये पात्र है, इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और एक विद्युत अपघट्य भर दिया गया, विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया गया। इनको जो है बाहर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए, आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, जो बैटरी है, ये इस सेल को विद्युत ऊर्जा दे रहा है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसको विद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो यहां विद्युत ऊर्जा आपको बाहर से देनी पड़ रही है, तब सेल में रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। कैसा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस सेल में देखें, इस सेल में दो अलग अलग पात्र लिए जाते हैं, दोनों में धातु के अलग अलग दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया गया है, उसी धातु के लवण का विलयन इसमें भरा जाता है।
जैसे यहां जिंक रॉड लगाया गया तो यहां पे देखिए उसी के लवण का विलयन इन जिंक सल्फेट विलयन भरा गया, और यहां पे कॉपर की रॉड लगाई गई तो यहां कॉपर सल्फेट विलयन भरा गया। अब ये दो जो अरेंजमेंट बने, एक ये इलेक्ट्रोड और ये उसका लवण का विलयन, ये जो है एक अर्ध सेल का काम करते हैं। ये अर्ध सेल ये और एक अर्ध सेल ये अभी आप समझेंगे कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और ये अपचयन अर्ध सेल है। अब ये भी दोनों अर्ध सेल अलग अलग हैं तो इनको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोडों को किसी वायर से जोड़ देते हैं, चाहे तो एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं जिससे अगर धारा प्रवाहित होगी तो हमें पता चल जाएगा कि धारा अब प्रवाहित हो रही है। और विलयनों को ये जब आप तार से जोड़ेंगे, वायर से जोड़ेंगे तो ये एक्सटर्नल सर्किट को पूरा करेगा सेल की, और जब विलयनों को जोड़ेंगे तो इसकी इंटरनल सर्किट को पूरा करेगा। तो विलयनों को जोड़ने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज, एक यू आकार की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऐसा लवण का विलयन भरा होता है जो ना तो इस विलयन से अभिक्रिया करे, ना तो इस विलयन से अभिक्रिया करे, और ना ही इलेक्ट्रोडों से अभिक्रिया करे। मतलब इसमें जो भरा हुआ विलयन है उसे अक्रिय विलयन यानी इनर्ट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। फिलहाल जैसे ही सेल की एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट पूरी होती है तो यहां पर जो इस अरेंजमेंट, ये हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लिया है, तो इस डेनियल सेल में एनोड का काम करता है जिंक। जिंक रॉड पे क्या होता है, जिंक रॉड पे यहां पर क्या हुआ ये मैं आपको अलग से करके दिखा दे रहा हूं। ये देखें, ये विलयन है, इसमें ये आपने जिंक रॉड डाला है और बाहर जो है विलयन में जिंक आयन है, जिंक आयन और सल्फेट आयन। अब इस पे देखो क्या हुआ कि जो जिंक के परमाणु थे, उदासीन परमाणु, वो रॉड पे ही जिंक आयनों में परिवर्तित हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब जितने भी जिंक के परमाणु हैं वो जिंक आयनों में परिवर्तित होंगे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो ये जो जिंक आयन बना, इसने सोचा कि मेरा भाई तो अंदर विलयन में है तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, तो ये जो रॉड थी, रॉड से निकल करके विलयन में चला गया। जितने जिंक आयन बनते गए सब विलयन में जाते गए। इससे क्या होगा कि विलयन में जिंक आयनों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन सल्फेट आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। तो जो विलयन है वो धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, और रॉड पे इलेक्ट्रॉन बच गए तो रॉड कैसा हो जाएगा, रॉड हो जाएगा ऋणावेशित। रॉड आपका ऋणावेशित हो जाएगा। अब यहीं पे सॉल्ट ब्रिज का काम है। देखिए सॉल्ट ब्रिज लगा है यहां पे। अब यहीं पे सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि सॉल्ट ब्रिज जैसे ही विलयन धनावेशित होगा तो भाई सॉल्ट ब्रिज में क्या है, सॉल्ट ब्रिज में जैसे आपने पोटेशियम क्लोराइड लिया, मान लो 1 जिंक आयन बढ़ा तो 1 जिंक आयन के बढ़ने पे 2 प्लस चार्ज बढ़ गए। अब विलयन में यानी सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो विलयन है उसमें क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन विलयन में चले जाएंगे जिससे जो धनावेश बढ़े हैं, क्योंकि 1 क्लोराइड आयन पे 1 ही माइनस चार्ज है इसलिए 2 क्लोराइड आयन आएंगे ताकि जो धनावेश बढ़ा उसको चार्ज को बैलेंस करके इसको उदासीन कर दे, विलयन उदासीन हो जाए। यही काम करता है सॉल्ट ब्रिज कि जो विलयन है, जो विद्युत अपघटनी विलयन है, विद्युत अपघट्य है, उसको उदासीन करने का काम करता है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो जिंक रॉड है, जिंक रॉड पे कैसा पे जिंक के परमाणु जिंक आयनों में परिवर्तित हुए, ये जिंक आयन विलयन में चले गए जिससे विलयन में धनावेशों की संख्या बढ़ गई और उसको विद्युत उदासीन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से कुछ एनायन यानी कुछ ऋणायन विलयन में आ गए ताकि विलयन उदासीन हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन कहां रह गए, रॉड पे ही रह गए। रॉड पे रह जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड है, एनोड जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब क्योंकि यहां पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होती है। एनोड और कैथोड की पहचान आवेश से नहीं की जाती, एनोड की पहचान की जाती है कि वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण होता है,
उसे एनोड कहते हैं, जहां अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो इस तरह से यहां जिंक की रॉड एनोड का काम करेगी और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहां देखें, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये। तो विलयन उदासीन हो गया और जिंक पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से, है ना, क्या हो गया, जिंक की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई, है ना, ऋणावेशित हो गई। ठीक इसी समय कॉपर रॉड पे क्या हुआ, ठीक इसी समय की बात करें कि जिस समय यहां पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया चल रही थी, कॉपर रॉड पे भी वहां उसी समय कुछ न कुछ चल रहा था। तो समझें कॉपर रॉड पे क्या चल रहा था। ये कॉपर रॉड है। अब इसमें विलयन में जो कॉपर आयन है, यहां रॉड से कुछ नहीं हुआ, विलयन में जो कॉपर आयन है ना, ये कॉपर, ये इस तरह से कुछ आयन तो परिवर्तित होंगे ही, जैसे जिंक पे हुए थे, कॉपर पे भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये जो विलयन में कॉपर आयन है, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। भाई रॉड पे क्या हुआ, कॉपर, कुछ कॉपर परमाणु कॉपर आयन में परिवर्तित हो गए इलेक्ट्रॉन लूज करके, लेकिन ये विलयन में जा पाते उससे पहले ही विलयन में जो कॉपर आयन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, जो विलयन में कॉपर आयन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये कॉपर परमाणु में परिवर्तित हो गए। ये जो कॉपर सॉलिड बना, ये कॉपर सॉलिड इसी रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, इसी रॉड के ऊपर इकट्ठा होने लगता है। जितने कॉपर आयन कॉपर में परिवर्तित होते जाएंगे तो ये सब रॉड पे इकट्ठा होने लगेंगे। इससे क्या हुआ कि विलयन में कॉपर आयनों की संख्या घट गई। कॉपर आयनों की संख्या घट गई तो किसकी संख्या बढ़ गई, सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ गई। सल्फेट पे कौन सा आवेश है, ऋणावेश है, तो इसका मतलब विलयन में कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और ठीक उसी तरह जो सॉल्ट ब्रिज है, वहां पे ऋणावेशों को भेज दिया था, यहां पे क्या भेज देगा, यहां पे धनावेशों को भेज देगा ताकि विलयन उदासीन हो जाए। तो इस तरह दोनों विलयन उदासीन हो गए। जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई। कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ तो कॉपर रॉड पे क्या बचा, कॉपर आयन बचे, तो रॉड कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। अब देखिए, ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, ये रॉड नेगेटिवली चार्ज, ये कैथोड का काम करेगा क्योंकि यहां पे रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। यहां पे कैसा प्रोसेस हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो यहां पे दोनों विलयन उदासीन हो गए। अब क्योंकि तार से जुड़े हुए हैं तो यहां से जिंक रॉड से ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कॉपर इलेक्ट्रॉन को जिंक से खींचेगा, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे। और हमें पता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होगा और इस तरह से करंट का फ्लो होगा। यही फंक्शन है। आपने देखा कि इन 2 अभिक्रियाओं के फलस्वरूप इस सेल में वैद्युत धारा उत्पन्न हो गई, जो हमें गैल्वेनोमीटर मेजर करके बताएगा कि कितने एम्पियर की वैद्युत धारा यहां पे प्रवाहित हो रही है। आशा है सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु की, सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज मैंने बताया यू आकार की एक नली है जिसमें निष्क्रिय इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र विलयन भरा होता है। जैसे KCl भर लें, KNO3 भर लें, K2SO4 भर लें। ये ऐसे विद्युत अपघट्य हैं जो अर्ध सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्यों से अभिक्रिया नहीं करते और ना ही इलेक्ट्रोडों से अभिक्रिया करते हैं। या इन इलेक्ट्रोडों को अगार एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ में मिलाकर एक जेल बना लेते हैं और जेल को भरते हैं, जेल को ही भरते हैं। तो नहीं तो ट्यूब उल्टा करोगे सब गिर जाएगा, है ना। तो जेल भरा रहेगा तो धीरे धीरे ही रिसेगा और उसको दोनों जो सिरे हुए हैं उसको कॉटन के प्लग्स, कॉटन से उसको बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा विलयन से ज्यादा आयनों का एक्सचेंज ना हो पाए। तो ये क्या काम करता है, ये सेल की आंतरिक परिपथ को, इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। दूसरी बात, अर्ध सेलों में उपस्थित विद्युत अपघट्यों की को वैद्युत उदासीन रखता है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कॉपर सल्फेट विलयन को और जिंक सल्फेट विलयन को इसने उदासीन किया क्योंकि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था। तीसरी बात यह है कि अगर आप दोनों विलयनों को तार से जोड़ देंगे
तो एक धनावेशित हो रहा है, एक ऋणावेशित हो रहा है, तो उनके बीच एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, एक विभव डेवलप हो जाएगा। उस विभव को हम कहेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये डेवलप ना हो पाए इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में क्या अंतर है, इसको भी समझ लेते हैं। पहला अंतर, गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरी बात, इसमें एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। इसमें एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। इसमें लवण सेतु का प्रयोग किया था, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग किया था, इसमें सॉल्ट ब्रिज प्रयोग नहीं किया था। इसमें क्रिया स्वतः होती, जो अभिक्रियाएं हुई वो अपने आप हुई, स्पॉन्टेनियस थी। इसमें अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अपने आप नहीं होती, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करना पड़ता है तब वो होती हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाएं हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। दो इलेक्ट्रोड हमने इस्तेमाल किया, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, एक जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, अलग अलग पात्रों में, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग और इसका विद्युत अपघटनी सेल से क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने बात की। सॉल्ट ब्रिज के बारे में हमने बात की। तो इनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या फिर भी आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उस समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।